हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 39 एंड आर्टिकल नंबर 39 ए। डीपीएसपीस को तीन कैटेगरीज में हमने बांटा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सब्जेक्ट मैटर्स, दैट इज सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल। आर्टिकल नंबर 39 एंड 39 ए फॉल्स अंडर द फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज सोशलिस्टिक। शुरू करते हैं लेक्चर के स्लाइड्स आप लोगों को मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल से, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एंड दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल, आप यहां पर जाकर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो 39 का जो सब्जेक्ट मैटर है वो कहता है सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। क्या क्या होंगे वो? द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड सिक्योरिंग व्हाट? दैट द सिटीजन्स, men and women equally men and women equally have the right to an adequate means to livelihood। यानी जो भी नागरिक हैं, आदमी हैं या औरत हैं, सबको बराबर अधिकार होना चाहिए अपनी रोजी रोटी कमाने का। ठीक है जी। नेक्स्ट इज दैट द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सबसर्व द कॉमन गुड। यानी कम्युनिटी के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सबके बीच में इस हिसाब से बांटे जाने चाहिए कि सबका भला हो सके। एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, इक्वल की बात नहीं करी है, ठीक है? इक्वली बांटे जाएं ऐसा नहीं कहा है, ये कहा है कि इस तरीके से बांटे जाएं कि सबका भला हो सके। तो देखिए, ये वही मार्क्सिस्ट फिलॉसफी की तरफ आ गया। कम्युनिटी के रिसोर्सेज कम्युनिटी के लोगों के बीच में बांटे जाने चाहिए। मार्क्सिस्ट फिलॉसफी कहती थी कि बराबर तरीके से बांट दिए जाने चाहिए, लेकिन यहां पर क्या कह रहा है कि उनको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए कि वो सबके काम आ सकें। तो इसीलिए ये जो आर्टिकल है, देखिए यहां पर देखिए सबकी बात कर रहा है, मेन एंड वीमेन, अगेन सोशल सोसाइटी की बात कर रहा है। हेयर इट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कम्युनिटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिसोर्सेज बिटवीन पीपल सो दैट मैक्सिमम गुड अ वेलफेयर स्टेट कैन बी अचीव्ड। तो यहां पर अगेन वो सोसाइटी की बात कर रहा है। तो इसलिए ये आर्टिकल किससे बिलोंग करता है? सोशलिस्टिक कैटेगरी से बिलोंग करता है। That the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to common detriment। detriment मतलब होता है the state of being harmed or damaged। detriment का मतलब क्या है यहां पर ध्यान दीजिएगा, the state of being harmed or damaged। कुल मिलाकर मतलब क्या है कि जो भी इकोनॉमिकल रिसोर्सेज हैं ऐसा ना हो वो किसी एक ही बंदे के पास चले जाएं सारे के सारे। दैट देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इसको तो डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि उसका जो ज्यूरिसडिक्शन है, उसकी जो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है इन द मैटर ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, वो लिमिटेड है। क्यों है लिमिटेड वो मैं आगे आपको बताऊंगा। बोथ मैन एंड वीमेन, सबको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। देखिए इक्वल का मतलब जब भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब आप इक्वल की बात करते हैं तो राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। उनके अधिकार भी और उनकी जिम्मेदारियां भी दोनों ही सेम हो, तभी किन्हीं दो लोगों को आप इक्वल कह सकते हैं, और तभी तो आप उनको इक्वल पे देंगे। अगर उनके राइट्स बराबर नहीं है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बराबर नहीं है, और अगर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बराबर नहीं है तो उनको बराबर राइट आप दे क्यों रहे हैं? तो इसीलिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का जो कंसेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। इसको हम डिटेल में इस लेक्चर में स्टडी भी करेंगे। नेक्स्ट क्लॉज ई क्या कहता है? दैट दी हेल्थ, यहां पर देखिए ध्यान दीजिए, हेल्थ, स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, मेन एंड वीमेन एंड टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट अब्यूज्ड, दैट सिटीजन्स आर नॉट फोर्स्ड बाय इकोनॉमिक नेसेसिटी। यानी कि किसी की आर्थिक मजबूरी का फायदा उठा के उससे कोई भी काम जबरदस्ती ना करवाया जाए। टू एंटर अ वोकेशन, वोकेशन मतलब पेशा, अनसूटेड टू देयर एज और स्ट्रेंथ, मतलब कि आप किसी 60 साल के वृद्ध आदमी से या 70 साल के वृद्ध आदमी से आप मान लीजिए गेहूं की बोरियां या चावल की बोरियां या चीनी की बोरियां उठा रहे हैं, उठवा रहे हैं। किस लिए? क्योंकि जी उसको पैसे की ज़रूरत है और वो आपका काम कर रहा है। तो इस तरह की हरकतें आप ना करें। बच्चों को, किसी बच्चे को पैसे की ज़रूरत है इसलिए आप उससे ईंट की भट्टी में काम करवा रहे हैं, ऐसा काम आपको नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं क्लॉज एफ की। क्लॉज एफ पर मैंने स्टार लगाया है। ये स्टार इसलिए लगाया है क्योंकि क्लॉज एफ इनिशियली आर्टिकल 39 में नहीं था। इट वॉज अमेंडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो कब अमेंड हुआ ये, कब ऐड हुआ अमेंड होके? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42nd और 44th बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट द चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज, फैसिलिटीज टू डेवलप इन हेल्दी मैनर
and in conditions of freedom and dignity, and that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment. मतलब किसी तरीके का उनसे ना कोई मॉरल ना मटेरियल किसी तरीके के उनको किसी चीज़ से उनको वंचित नहीं रखा जाना चाहिए, किसी भी तरीके का उनका शोषण नहीं करा जाना चाहिए, उनको हेल्दी मैनर में और उनको क्या कहते हैं आज़ादी से और इज्जत से जीने वाली उनको कंडीशंस दी जानी चाहिए। उनका जो चाइल्डहुड है इन शॉर्ट आपको उसे प्रोटेक्ट करके रखना है और उनके यूथ को भी आपको प्रोटेक्ट करके रखना है। चाइल्डहुड वाला फेज़ क्या होता है, 12-13 साल तक वाला जो फेज़ होता है, फिर उसके बाद जो 20 साल तक का जो फेज़ होता है वो कैसा है, वो यूथ वाला फेज़ होता है आपका, ठीक है। तो उसको भी आपको हर तरीके के फेज़ को आपको प्रोटेक्ट करके रखना है। अब बात करते हैं आर्टिकल 39 के स्कोप की। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एसोसिएशंस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एआईआर 2014 में क्या कहा, इंक्लूड्स प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड जस्ट एंड ह्यूमेन, यानी कि मॉरली फेयर एंड करेक्ट, मॉरली फेयर एंड राइट और इंसानियत वाली कंडीशंस होनी चाहिए काम करने के लिए, इंसानी कंडीशंस होनी चाहिए। जैसे कि बहुत से बार ये होता है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को बैन करा जाए, यानी लोग जो सीवर में गटर में उतरते हैं उसको साफ करने के लिए, आपने कई बार देखा होगा किस तरीके से लोग पूरे के पूरे गटर में उतर जाते हैं उसको साफ करने के लिए, और कई बार उसमें मौत भी हो जाती है उनकी। तो अगर आपको ये काम करवाना ही है, देखिए अब क्या है, मैनुअल स्कैवेंजिंग को अगर आप बंद कर देंगे, अगर आप मशीन्स ले आएंगे तो क्या होगा, रोजगार छिनेगा। तो ये भी एक उनके लाइवलीहुड पे झटका लगेगा। मे भी हो सकता है कि कल को कोई सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाए ये चीज़ लेके कि जी ये जो है वो काम करने का अधिकार छीना जा रहा है हमसे, ठीक है। लेकिन अगर आपको मैनुअल स्कैवेंजिंग जारी भी रखनी है तो आपको एटलीस्ट उन्हें इस तरह के इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाने चाहिए, ठीक है, कि जैसे ताकि उनकी जो हालत है, उनकी जो कंडीशन है वो इम्पैक्ट ना हो, उनकी जो हेल्थ है बेसिकली वो इम्पैक्ट ना हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। तो कैसी कंडीशंस होनी चाहिए काम करने के लिए, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस होनी चाहिए। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एआईआर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ कही। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ, केस का नाम ध्यान रखना जरूरी नहीं है। अगर रख लेते हैं, रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। डिसीजन को समझना, डिसीजन को याद रखना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद इसी में सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड लेबर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अकॉर्डिंगली द एससी हैज इशूड डायरेक्शंस टू द स्टेट्स टू सी दैट एन एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली whose child is in employment in a factory, mine or hazardous employment gets employment anywhere in lieu of the child। मतलब कि अगर कोई बच्चा किसी फैक्ट्री में, किसी माइन में, किसी हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट में है तो उसके बदले में आप उसकी फैमिली के किसी अडल्ट मेंबर को एम्प्लॉयमेंट दे दीजिए। स्टेट को इस रिस्पेक्ट में कदम उठाने चाहिए। एमसी मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस जजमेंट इज इंपॉर्टेंट। केस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल जजमेंट की बात कर रहा हूं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज कीप दिस इन माइंड। आप इसको कहीं पर भी एज अ रेफरेंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बात करते हैं इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का जो कंसेप्ट है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारी चीज़ें बोली हैं। देखिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस चिरंजीत सिंह एआईआर 2006 में सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि पर्सन्स एम्प्लॉयड ऑन कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट क्लेम इक्वल पे ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे हैं और जो लोग रेगुलर लेबर हैं उनको आप इक्वल पे दें ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग होती हैं, भले ही वो काम बराबर कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ कि एक क्लर्क था, ठीक है, एक ऑफिस के अंदर दो क्लर्क थे, दोनों क्लर्क सेम काम कर रहे थे, ए और बी। जो ए क्लर्क था वो रेगुलर था और जो बी क्लर्क था वो आउटसोर्स था, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर था। दोनों 8 घंटे ही काम करते थे, लेकिन इसको तनख्वाह 20,000 रुपये मिलती थी, इसको 15,000 रुपये मिलती थी। ये कॉन्ट्रैक्चुअल था, इसका फिक्स था कि ये हफ्ते में एक छुट्टी ले सकता है, लेकिन ये बंदा पेरोल पे था पूरा, तो इसकी पीएल वगैरह सब अलग तरीके से डिसाइडेड थे, इसका पीएफ वीएफ सब चीज़ें कटता था, लेकिन इसकी एक फिक्स्ड इनकम थी 15,000। अब इसमें फ़र्क क्या है दोनों में, ये जो ए बंदा है ये रिस्पॉन्सिबल भी है और अकाउंटेबल भी है काम के लिए, लेकिन ये जो बी बंदा होगा ये अकाउंटेबल भी नहीं होगा और ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट पे है ना। ये अपनी महीने की तनख्वाह उठाएगा और छोड़ के चला जाएगा, इसका कुछ अटक थोड़ना रहा है, इसका कुछ दांत जा थोड़ना रहा है। तो जब दोनों की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक जैसी नहीं है, देखिए कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबिलिटी आप उसकी सेट नहीं कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर के साथ आपका कंस्ट्रेंट रहता है
ऑन दी अदर हैंड जो आपके परमानेंट या रेगुलर एम्प्लॉयज होते हैं वो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं और आपका काम उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। इन शॉर्ट वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के इंटीग्रल पार्ट होते हैं। आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस उनको इम्पैक्ट करते हैं, उनके द्वारा दिए करे गए काम आपके ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर के केस में ऐसा नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का इंटीग्रल पार्ट नहीं होती हैं, इसलिए दोनों को आप इक्वल पे नहीं दे सकते, भले ही वो इक्वल काम क्यों नहीं कर रहे हों। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस चिरंजीत सिंह में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही। उसके बाद एक और केस हुआ, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्या कहा, वो केस था जी उत्तर प्रदेश शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस संतराज सिंह का। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का कंसेप्ट है ना, ये वहीं पर लागू होता है वेयर बोथ आर प्लेस्ड इक्वली इन ऑल रिस्पेक्ट। ठीक है, तो वही बात आ गई जो मैं बार बार कहता हूं, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल एज राइट्स। सभी चीजें बराबर हैं, हर तरीके से वो बराबरी, मतलब अगर आप वो काम इक्वली कर रहे हैं, ठीक है, काम तो कर रहे हैं, काम के साथ दोनों की अकाउंटेबिलिटी भी सेम है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेम है, दोनों की जवाबदेही जो है वो आपने तय करी हुई है। ठीक है, तो उस केस में आप इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क दे सकते हैं। अदरवाइज अगर वो किसी भी रिस्पेक्ट में इक्वल नहीं है तो वहां पर आप इक्वल पे नहीं देंगे। तो आर्टिकल जो 14 है वो ये भी तो कहता है ना, ट्रीटिंग अनइक्वल्स इक्वल, ट्रीटिंग अनइक्वल्स इक्वल इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आर्टिकल 14। वो आर्टिकल 14 का हनन होगा। अगर आप अनइक्वल लोगों को इक्वल ट्रीट कर लेंगे तो वो क्या होगा, आर्टिकल 14 का हनन होगा। अच्छा, मैंने सबसे ऊपर एक लाइन लिखी हुई है दैट एससी आइटरेटेड दैट इट्स पावर इन दिस रिगार्ड इज लिमिटेड। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के कंसेप्ट में सुप्रीम कोर्ट की पावर जो है वो लिमिटेड है। देखिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात ये बोली कि कौन सा केस था, केस का मैं यहाँ पर नाम आप लोगों को पढ़ देता हूँ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्सेस दिव्येंद्र भट्टाचार्य 2011। सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है, वाइल ग्रांटिंग इक्वल पे स्केल्स द कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ देयर लिमिटेड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कैन ओनली एग्जामाइन वेदर द डिसीजन ऑफ द स्टेट अथॉरिटी इज रैशनल और जस्ट और प्रीजुडिशियल टू अ पर्टिकुलर सेट ऑफ एम्प्लॉयज। मतलब क्या कहा इसने कि जब उन्होंने वो डिसीजन ले लिया सुप्रीम कोर्ट, तब ये देख सकता है कि जो उस अथॉरिटी ने जो डिसीजन लिया है वो रैशनल यानी तर्कसंगत है, मॉरली करेक्ट है और किसी के साथ पक्षपात तो नहीं करता है, तभी सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी से इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क लागू नहीं करवा सकता। अगर अथॉरिटी ने डिसीजन लिया है तो केवल उसको चेक कर सकता है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट की पावर क्या है इस रिगार्ड में, लिमिटेड है। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्कर्स यूनियन वर्सेस फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि वो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क वाले केस में केवल तभी रिट इशू करेगा जब आर्टिकल 14 का हनन हुआ हो। अगर आर्टिकल 14 का हनन हुआ, आर्टिकल 14 क्या है, राइट टू इक्वेलिटी, अगर उसका हनन हुआ हो तो ही सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है। देखिए लास्ट जो केस है, ठीक है, केस का नाम मैंने आप लोगों को बता दिया, यहां पर क्या है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्कर्स यूनियन वर्सेस फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया AIR 1990। उसके बाद डिफरेंट केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, डिनायल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बिकम इरेशनल क्लासिफिकेशन विद इन आर्टिकल 14। डिफरेंस इन ड्यूटीज जस्टिफाई डिफरेंस इन पे, डिफरेंस इन ड्यूटीज जस्टिफाई डिस्क्रिमिनेशन इन पे। ठीक है, तो अगर ड्यूटीज अलग अलग हैं तो आप पे में डिस्क्रिमिनेट और डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहां से देखिए, अगर आपको कहीं पर भी पेपर में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आपको डिफाइन करने के लिए आ जाता है या इससे रिगार्डेड कोई सवाल आ जाता है, तो ये जो 4-5 पॉइंट हैं ये आपको हेल्प करेंगे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को डिफाइन करने में, उसकी डेफिनेशन को लिखने में, या किसी भी डिसीजन को या किसी भी केस स्टडी को डिफेंड करने में। जैसे अगर मैं यहाँ पर इसको लिंक करने की कोशिश करूँ, मान लीजिए एथिक्स में कोई केस स्टडी आ जाती है इस तरीके की कि दो लोग हैं वो आपके अंडर समान तरीके से काम करते हैं, एक आपका रेगुलर एम्प्लॉय है, दूसरा आपका ऐसा एम्प्लॉय है, आप उनको इक्वल पे नहीं देते हैं, तो उसको आप क्या करेंगे उस केस में। तो आप उस केस में इन केसेस का, इन डिसीजंस का एग्जाम्पल आप स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज़ कर सकते हैं। और एथिक्स की केस स्टडी के आंसर टेक्निकल ग्राउंड पर ही किया कीजिए, उससे अच्छा लगता है आंसर, और पढ़ने वाले को मज़ा आता है और लिखने वाले को भी अच्छा लगता है वो आंसर। अब बात करते हैं आर्टिकल 39A की। अगेन आर्टिकल 39A वॉज इंस्क्राइब्ड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। किससे जोड़ा जी,
42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। और 42nd अमेंडमेंट से क्या जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन से अगर आपको याद होगा तो सोशलिस्ट टर्म भी जोड़ा गया था। ठीक है, आप लोगों को ध्यान होगा प्रियम्बल के अंदर सोशलिस्ट टर्म भी ऐड करा गया था। सिमिलरली ये आर्टिकल भी ऐड करा गया, अगेन एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट, एंड इट आल्सो फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सोशलिस्टिक डीपीएसपीस। ये क्या कहता है? द स्टेट shall secure that the operation of legal system promotes justice on basis of equal opportunity and shall in particular provide free legal aid by suitable ये एक किस्म का क्या है? ये एक किस्म का इकोनॉमिक जस्टिस है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक किस्म का इकोनॉमिक जस्टिस हो गया ये। बाय suitable legislation or schemes or any other way to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by a region of economic or other disabilities। मतलब किसी को आप इंसाफ इस आधार पर नहीं दे रहे हैं, या किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी अपना केस लड़ने की आप इस आधार पर नहीं दे रहे हैं कि वो इकोनॉमिकली साउंड नहीं है, या वो अपना केस नहीं लड़ सकता, वो उसका खर्चा नहीं उठा सकता, तो ये चीज़ गलत है। सरकार को इस रिस्पेक्ट में कदम उठाने चाहिए, कानून बनाने चाहिए। दूसरा, सेम केस में लीगल एड में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि एक जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स किसी बंदे के अगेंस्ट चल रही हैं, उसको भी खुद को लीगली डिफेंड करने का, उसको भी लीगल एड मिलने का पूरा अधिकार होता है। जो दोनों ही डिसीजन है आर्टिकल 39A रेड विद आर्टिकल 21। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 39A रेड विद आर्टिकल 21। तो उसके तहत क्या पता चलता है जी कि किसी बंदे के अगर अगेंस्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो उसे भी लीगल एड मिलनी चाहिए, उसको भी पूरा अधिकार है कि उसे लीगल एड मिले। उसके बाद इसी रिस्पेक्ट में क्या होता है, देखिए आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया प्रोवाइड फॉर फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड इंश्योर जस्टिस फॉर ऑल। उसके बाद आर्टिकल 14 क्या कहता है? राइट टू इक्वालिटी। और आर्टिकल 22(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मेक इट ऑब्लिगेटरी फॉर द स्टेट टू इंश्योर इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 22 किससे जुड़ा हुआ है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 क्या कहता है? नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड। ठीक है, जिस भी आदमी को आप अरेस्ट करने वाले हैं उसको आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, बिना उसको इन्फॉर्म करे हुए आप कस्टडी में नहीं डाल सकते। तो क्या हुआ जी, ये स्टेट के लिए, स्टेट यानी कि आर्टिकल 12, टू इंश्योर इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड अ लीगल सिस्टम विच प्रमोट्स जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल पे ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। तो क्या होता है जी, 1987 में लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट इनेक्ट करा जाता है पार्लियामेंट द्वारा। ठीक है, जो कि 9 नवंबर 1995 को फोर्स में आता है, टू एस्टैब्लिश अ नेशन वाइड यूनिफॉर्म नेटवर्क फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। इसको ध्यान रखिएगा, क्या जी? लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 में पार्लियामेंट पास करती है, और इसी एक्ट के तहत नालसा बनाया जाता है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन करा जाता है। हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 टू मॉनिटर एंड इवैल्यूएट इंप्लीमेंटेशन ऑफ लीगल एड प्रोग्राम एंड टू ले डाउन पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स फॉर मेकिंग लीगल सर्विसेज अवेलेबल अंडर द एक्ट। अगर आपको नालसा के बारे में और डिटेल पढ़नी है तो मैंने इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करा हुआ है, वहाँ से जाके आप ब्रीफ नालसा के नाम से वो PDF है, उसको जाकर आप देख सकते हैं, और वहाँ से आपको नालसा की रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी कि इसका फंक्शनिंग किस तरीके से होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल।